हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ महाराजा मूवी को। दोस्तों, ये एक तमिल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है निथिलन स्वामीनाथन ने। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन डायरेक्टर ने इसे ऐसे प्रेजेंट किया है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, लेकिन एंड में एक बड़े से ट्विस्ट के साथ पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी समझ पाएं इस मूवी को बनाने का क्या मकसद है और इस मूवी को देखने के बाद हम लोगों को क्या मैसेज मिलता है। इसलिए वीडियो के एंड में मैं इस पर बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी की शुरुआत होती है विजय सिद्धूपति से, जिनका नाम महाराजा होता है। महाराजा एक सैलून में हेयर कटिंग का काम करते हैं। महाराजा किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और शक्ल से भी बहुत भोले भाले दिखते हैं। महाराजा अपने मालिक से एक दिन की छुट्टी मांगते हैं ताकि अपनी बीवी के साथ बाजार जाएं, लेकिन उनके मालिक छुट्टी देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं ऐसे मुंह लटका कर दुकान में रहोगे तो कस्टमर तो दूर कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। तभी वहाँ एक कस्टमर आते हैं, वो भी कुत्ते के साथ। तभी मालिक बोलते हैं माफ़ कीजिएगा, यहाँ हम लोग कुत्ते का बाल नहीं काटते हैं। तभी कस्टमर बोलते हैं मैं अपनी दाढ़ी ट्रिम कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुत्ते का बाल तो मैं पार्लर में कटिंग कराता हूँ। और फिर महाराजा उनके दाढ़ी को ट्रिम करने लगता है। महाराजा के फैमिली में वाइफ के सिवा एक छोटी सी बच्ची भी रहती है और महाराजा दोनों से बेहद प्यार करते हैं। फिर महाराजा एक टॉय शॉप पर जाते हैं जो उनके घर से ठीक सामने होता है। टॉय शॉप से दूर से ही अपनी वाइफ को एक एक करके खिलौना दिखाते हैं और उन्हें एक खिलौना पसंद भी आ जाता है। खिलौना लेने के बाद महाराजा अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लेता है, जो कि एक स्टैच्यू होता है जिसमें एक माँ अपनी बेटी को गोद में ली रहती है। तभी वहाँ एक बेकाबू ट्रक आता है और उनके घर को रौंद देता है। दूर खड़े महाराजा ये सब देख उनके होश उड़ जाते हैं और गिफ्ट उनके हाथ से छूटकर चूर चूर हो जाता है। फिर मूवी को 15 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं उस एक्सीडेंट में महाराजा की वाइफ का डेथ हो जाता है, पर उनकी बेटी बच जाती है क्योंकि उनकी बेटी के ऊपर एक कचरे का डब्बा गिर जाता है, जिससे वो कवर हो जाती है और वो बच जाती है। और इस बच्ची का नाम ज्योति होता है, जो क्लास 10th की स्टूडेंट होती है। ज्योति पढ़ने में बहुत कमज़ोर रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स में सबसे आगे। ज्योति एक एथलीट प्लेयर है और 100 मीटर इवेंट की तैयारी में लगी रहती है। ज्योति की एक पीटी टीचर होती है जो उसको बहुत पसंद करती है, उनका नाम आसिफा होता है। महाराजा के फैमिली में अब ज्योति और एक लक्ष्मी होते हैं। असल में दोस्तों, लक्ष्मी उस डस्टबिन का नाम है जिसने ज्योति की जान बचाई थी। महाराजा उस डस्टबिन को अपनी फैमिली मानते हैं और उसे हमेशा लक्ष्मी के नाम से बुलाते हैं। महाराजा और ज्योति लक्ष्मी को हर शुक्रवार नहलाते भी हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। फिर एक दिन महाराजा को ज्योति के स्कूल में बुलाया जाता है क्योंकि ज्योति का नाम स्कूल से काट दिया जाता है और चेयरमैन बताते हैं ज्योति ने चीफ गेस्ट के पानी में शराब मिलाकर उन्हें पिला दिया था और ज्योति के बैग से दारू का बोतल भी पाया गया था। वहीं चेयरमैन महाराजा से बोलते हैं तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे स्कूल का रेपुटेशन खराब हुआ है। जहां मेरा स्कूल टॉप 10 में हुआ करता था, आज मेरा स्कूल टॉप 10 से बाहर हो चुका है। लेकिन महाराजा ये सब सुनकर चेयरमैन को बोलते हैं सर, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ आसिफा टीचर आती हैं एक लड़के के साथ और बताती हैं पानी में दारू ज्योति ने नहीं बल्कि इस लड़के ने मिलाया है। और आसिफा मैम मोबाइल में वीडियो भी दिखाती हैं। उस वीडियो को देखकर चेयरमैन उस लड़के को एक चमाट भी लगाता है और महाराजा को जाने को बोलता है। लेकिन महाराजा चेयरमैन से बोलते हैं सर, आपको मेरी बेटी से माफ़ी मांगनी होगी क्योंकि आपने मेरी बेटी का दिल दुखाया है, उसे डांटा है, जिससे उसको बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन चेयरमैन माफ़ी मांगने से मना कर देते हैं और गुस्से में चिल्लाकर सिक्योरिटी को बोलते हैं इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी महाराजा को खींचकर बाहर ले जाती है। उसी वक्त महाराजा एक पाइप को जोर से पकड़ लेते हैं और वो टूटने ही वाला था। तभी ज्योति चेयरमैन से बोलती है सर, मुझसे माफ़ी मांग लीजिए वरना मेरे पिता नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन की ऑफिस बर्बाद ना हो जाए, वो ये देखकर ज्योति से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर महाराजा उस पाइप को छोड़ देते हैं, लेकिन पाइप मुड़ चुका था और वहाँ से ज्योति को लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ज्योति का स्पोर्ट्स कैंप में सिलेक्शन हो जाता है और ज्योति पूरे 7 दिन के लिए घर से जा रही होती है और जाने से पहले अपने पिता महाराजा को समझाती है टाइम से खाना खा लेने और लक्ष्मी का ध्यान रखने। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ बस से चली जाती है। फिर महाराजा रात में अपने शॉप से वापस घर आते हैं और हम यहाँ देखते हैं महाराजा का घर पूरी तरह से तहस नहस रहता है
और महाराजा को किसी ने बुरी तरह से मारा है और वो बेहोश पड़े हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक मोटे अमीर आदमी को, जो अपनी कार को सर्विसिंग के लिए दिया था, लेकिन उसकी गाड़ी को किसी ने 300 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलाया था और उसके गाड़ी से एक चश्मे को भी चोरी कर लिया था और वो चश्मा उसको किसी ने गिफ्ट में दिया था। इसलिए वो गुस्से में कार शॉप के सुपरवाइजर को मारने लगता है। तभी वहाँ धना आता है और धना ने ही उस कार की सर्विसिंग की थी। फिर सुपरवाइजर धना से पूछताछ करता है। तभी वो मोटा आदमी धना को भी मारने लगता है और धना बहुत गुस्से में हो जाता है। और हम लोग को यहाँ ये भी मालूम चलता है कि धना हाल ही में जेल से बाहर आया हुआ होता है। फिर वो मोटा आदमी उसी रात बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है। तभी वहाँ धना आता है और उसके सामने उसके चश्मे को तोड़ देता है और इस बार धना उस आदमी को और उसके दोस्तों को बुरी तरह से मारता है और वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी तरफ महाराजा पुलिस स्टेशन जाते हैं और लक्ष्मी चोरी हो जाने की कंप्लेन लिखाते हैं। वहाँ मौजूद पुलिस को लगता है लक्ष्मी किसी लड़की का नाम है, पर जैसे ही महाराजा बताते हैं वो एक डस्टबिन का नाम है, पुलिस हैरान में पड़ जाती है। फिर महाराजा को एक पुलिस मारने लगता है और उसे पागल बोलकर वहाँ से बाहर निकालने को बोलता है। तभी महाराजा वहाँ एक लकड़ी के पट्टे को पकड़ लेता है और खींचातानी में थाना पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। फिर उस थाने के मेन इंस्पेक्टर आते हैं, जिनका नाम वरदराजन होता है। वो एक घुसखोर पुलिस वाले रहते हैं। महाराजा फिर से इंस्पेक्टर को सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, मेरी बेटी 7 दिन के लिए बाहर है, उसके आने से पहले मुझे लक्ष्मी खोजकर चाहिए और इसके लिए पूरे 40,000 देते हैं और साथ में 7 लाख और देने का वादा भी करते हैं। और इंस्पेक्टर मान जाते हैं और इंस्पेक्टर अपनी टीम को लक्ष्मी को खोजने में लगा देते हैं। पुलिस को महाराजा पर शक भी होता है और पुलिस को लगता है कहीं उस डस्टबिन में कीमती माल तो नहीं है। और पुलिस ये फिराक में भी रहती है कि अगर उस डब्बे में कुछ कीमती माल मिल जाए तो उसे गटक लेंगे और महाराजा को नहीं देंगे। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बहुत बार स्विच करती है। मूवी कभी पास्ट में आती है तो कभी प्रेजेंट में। फिर यहाँ से स्टोरी स्विच होती है पास्ट की तरफ और हम यहाँ सेल्वम और उसके दोस्त साबरी को देखते हैं, जो कि एक चोर होते हैं और देखते हैं एक घर में माँ और बेटी को बांधकर सारे ज्वेलरी और पैसे लूट रहे होते हैं। लूटपाट करने के बाद साबरी वहाँ लड़कियों का रेप भी करता है और घर वालों को जान से मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा देख लिया होता है। हालांकि सेल्वम किसी का रेप नहीं करता है, लेकिन अपने दोस्तों को बुरे काम करने से रोकता भी नहीं है। दोस्तों, सेल्वम का चोरी करने का एक वसूल भी था। अगर उनका चेहरा कोई देख ले चोरी करने के दरमियान तो उसे जान से मार देते थे वरना छोड़ देते थे। और सेल्वम का चोरी करने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था। वो जहाँ जाता वहाँ उसी घर का खाना भी खाता और उस घर से किसी एक यूनिक सामान को ले जाता, चाहे वो कीमती हो या सस्ती। फिर हम यहाँ सेल्वम की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी वाइफ रहती है और एक छोटी सी बेटी जिसका नाम अम्मू है। लेकिन यहाँ सेल्वम की बीवी को नहीं पता था कि सेल्वम इलेक्ट्रिक शॉप के आड़ में चोरी भी करता है और सेल्वम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, उसकी सब खुशी को पूरी करना चाहता है। और हम यहाँ देखते हैं अम्मू के पीठ पर एक जख्म भी होता है जो काफी दिनों से है। फिर दोस्तों, मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां हम लोग महाराजा को देखते हैं, जो पुलिस को इंस्टॉलमेंट के तरह बार बार पैसे दिए जा रहा था ताकि उसके लक्ष्मी को पुलिस खोजे। और वहां नौकरों के जैसा काम भी करता है, जैसे चाय लाना, सब्जी लाना और पानी लाना। खैर, दूसरी तरफ पुलिस उस डब्बे को खोजने में लगी हुई थी। यहाँ वहाँ हर जगह उस डब्बे के पिक्चर को दिखाकर पूछते, बट उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। फिर हार मानकर पुलिस उस डब्बे के जैसा सेम टू सेम नया खरीदने का सोचती है ताकि महाराजा को देकर 7 लाख रुपए ले ले, बट पुलिस इसमें भी नाकाम रहती है। फिर पुलिस की मुलाकात होती है नल्ला शिवम नाम के एक आदमी से, जो कि पुलिस का खबरी होता है। वरदराजन नल्ला शिवम से बात करते हैं और उसे भी उस काम में लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं उस कार शॉप का एक आदमी धना का फोटो लेके मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आता है, जो कि धना कुछ दिन से लापता है। वहीं महाराजा धना की फोटो देखता है और महाराजा का रिएक्शन से दोस्तों क्लियर हो जाता है कि महाराजा धना को जानता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं महाराजा जख्मी हाल में अपने घर में बेहोश पड़ा है। फिर महाराजा होश में आते ही उसे एक टोल बूथ की रिसीट मिलती है। ये उसी गाड़ी की रिसीट है जिसे धना कुछ दिन पहले यूज किया था। और मोटा आदमी तो आपको याद ही होगा जिसने धना की पिटाई की थी। खैर, इस गाड़ी का पता लगते ही महाराजा उस बार में जाता है जहां वो मोटा आदमी पी रहा होता है। महाराजा उस मोटे आदमी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीने में इतना मगन था कि महाराजा से बात नहीं करता है। तभी हम यहाँ धना को देखते हैं, जो उस मोटे आदमी का पिटाई किया था। धना और महाराजा को यहाँ देखकर ये तो क्लियर हो गया कि महाराजा के घर उस रात उन 3 लोगों में से एक धना भी था। फिर महाराजा धना का पीछा करता है और धना को शक हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
फिर धना अपने आदमियों को कॉल कर देता है और एक सुनसान फैक्ट्री जैसे जगह पर जाता है। वहां जाते ही अपने आदमियों से महाराजा को मारने को बोलता है, लेकिन महाराजा एक एक करके सबको अपने अस्तूरे से मार देता है। फिर महाराजा धना से फाइट करने लगता है। यहाँ महाराजा धना को मार मार कर चोटिल कर देता है और उससे पूछने लगता है उसके और 2 आदमी कहाँ हैं। तभी धना बोलता है, मेरा एक आदमी पुलिस के साथ है, अगर तुम्हारे में दम है तो खोज लो। ये बोलकर धना चालाकी से नुकीली रड महाराजा के पाँव में मारकर भागने लगता है। तभी महाराजा वहां एक बड़े चाकू जैसे हथियार से धना का गला काट देता है। दोस्तों, ये देखकर अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महाराजा ने ही धना को मारा है। और महाराजा अब तक थाना में पूरे दिन क्यों बैठे रहता है, क्योंकि अभी अभी धना ने बताया कि उसका एक आदमी पुलिस के लिए काम करता है। और हम लोग यहाँ ये भी नोटिस करते हैं, महाराजा पुलिस वालों का पीठ भी चेक करता है। फिर हम देखते हैं नल्ला शिवम को, जो पुलिस के साथ एक शॉप पर जाता है और हूबहू वैसा ही डस्टबिन बनाने को बोलता है। फिर मूवी यहाँ से पास्ट में स्विच करती है और हम यहाँ देखते हैं सेल्वम को, जो अपनी बेटी अम्मू के जन्मदिन के लिए बहुत महंगी रेड डायमंड चैन लेता है। और इतनी महंगी चैन देखकर उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉप से इतनी महंगे गिफ्ट लेना नामुमकिन है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं सेल्वम के पास लूट का माल बहुत है। सेल्वम उस चैन को ऑर्डर दे देता है और ठीक 2 दिन के बाद बर्थडे वाले दिन उसी चैन को कलेक्ट करने वहां जाता है। और रास्ते में लौटने के समय एक सैलून में दाढ़ी ट्रिम कराने जाता है। ये वही सैलून है दोस्तों जहां महाराजा काम करते हैं। महाराजा सेल्वम की दाढ़ी ट्रिम करने लगता है, उसी वक्त बैटरी खत्म हो जाती है और महाराजा न्यू बैटरी लेने बगल के शॉप पर जाते हैं। तभी सेल्वम के पास सावरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि न्यूज में उन लोगों की चोरी की खबर छपी है और पुलिस को उन लोगों के बारे में मालूम चल गई है। लेकिन सेल्वम शातिर आदमी था, वो सबरी को जैसे तैसे समझाता है कि सब ठीक है। उसी बीच सेल्वम ठीक अपने पीछे महाराजा को पाता है और सेल्वम को लगता है कि महाराजा उनकी सारी बातें सुन लिया है। खैर, सेल्वम दाढ़ी बनाने के बाद वापस अपने घर जाता है और उसकी बीवी बताती है कि लॉकेट गायब है। असल में सेल्वम उस लॉकेट को महाराजा के शॉप पर ही छोड़ाता है। वहीं हम उस लॉकेट को महाराजा के पास भी देखते हैं। महाराजा उस लॉकेट को लेकर सेल्वम के घर आता है ताकि वो उसे वापस कर सके और उसी वक्त वहां पुलिस भी आ रही होती है सेल्वम को अरेस्ट करने। और दूर से सेल्वम ये देखकर उसे लगता है कि महाराजा ने पुलिस को सब बता दिया और वही पुलिस लेकर आ रहा है। पुलिस वहां आते ही सेल्वम को अरेस्ट कर लेती है और उसी बीच साबरी घबराकर गन निकाल लेता है और एक पुलिस वाले को भी मार देता है। वहीं क्रॉस फायरिंग में साबरी मारा जाता है और पुलिस वाले वहां उसकी वाइफ को और वहां के मौजूद लोगों को इन लोगों के चोरी के बारे में बता देता है। ये सब सुनकर सेल्वम की वाइफ के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, मेरे मरने के बाद भी मेरा मुंह मत देखना, और सेल्वम से अपने सारे रिश्ते को तोड़ लेती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम लोग ज्योति को देखते हैं जो अपने कैंप से वापस घर आ रही होती है और महाराजा को एक रेड शूज लेने को व्हाट्सएप पर मैसेज करती है। फिर दूसरी तरफ पुलिस का वो 7 लाख वाला डस्टबिन भी बनकर तैयार हो जाता है। वरदराजन नल्ला शिवम को सेम टू सेम वैसा ही डेंट करने को बोलते हैं और नल्ला शिवम सेम टू सेम वैसा ही बना भी देता है। और पुलिस उस डस्टबिन को अब महाराजा के हवाले करने वाली थी, लेकिन इसके लिए पुलिस को एक चोर की जरूरत थी ताकि महाराजा के सामने वो कबूल सके कि डस्टबिन उसने ही चुराई थी। और वरदराजन एक एक करके सारे चोरों को पूछता है और इस काम के लिए पूरे 50,000 भी देने को बोलता है। लेकिन चोर डस्टबिन की चोरी सुनते ही मना कर देते हैं, क्योंकि बात तो सही है, चोर चोरी तो करता है लेकिन अब कचरे के डिब्बे के लिए कोई अपनी इज्जत तो नहीं गंवाएगा। वहीं नल्ला शिवम 50,000 का नाम सुनते ही झूठी गवाही को देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इंस्पेक्टर वरदराजन महाराजा को कॉल करते हैं ताकि नल्ला शिवम महाराजा के स्टोरी को सुनकर सेम एक्टिंग कर सके और महाराजा फिर से कहानी को दोहराता है, लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है जो सच में हुआ था। असल में दोस्तों, उस रात घर में महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर वापस आई थी और उस रात उस घर में नल्ला शिवम, धना और सेल्वम मौजूद थे। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, सेल्वम अपनी बर्बादी का जिम्मेदार महाराजा को समझता है, तो सेल्वम ठीक 13 साल के बाद जेल से वापस आता है और सीधा महाराजा के घर से बदला लेने जाता है। लेकिन उस रात ऐसे तो महाराजा डेली अपने घर 9 से 10 के बीच आ जाता था, लेकिन उस रात वो ज्योति के लिए एक शूज लेने चला जाता है, जिससे वो लेट हो जाता है और उससे पहले ज्योति घर आ जाती है। ज्योति को देखकर तीनों मारने लगते हैं और सेल्वम ज्योति को मार मार कर उसकी टांग तोड़ देता है। फिर धना और नल्ला शिवम ज्योति का बारी बारी से रेप करते हैं। ये लोग महाराजा का वेट भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वहां से चले जाते हैं।
फिर महाराजा अपने घर जाते हैं और देखते हैं ज्योति बुरे हाल में बेहोश है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ज्योति महाराजा से वादा कराती है और बोलती है कि जिसने भी उसका ये हाल किया है वो उससे बात करना चाहती है। और यहाँ ज्योति ये भी बताती है कि उन तीनों में से किसी एक के पीठ पर कुछ मस्सा टाइप का था। इसलिए दोस्तों महाराजा पुलिस स्टेशन में हर वो पुलिस वाले की पीठ को चेक करते थे। हॉस्पिटल से वापस घर आने के बाद महाराजा खुद को ही जख्मी कर लेता है और बेहोश हो जाता है। ये वही सीन है दोस्तों जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और यहीं से महाराजा को वो टोल प्लाजा वाली रसीद मिली होती है। अब यहाँ से दोस्तों ये तो समझ आ गया होगा कि महाराजा जो अपनी कहानी पुलिस को सुनाता आया है वो असल में ज्योति की कहानी थी और उस डस्टबिन के आड़ में वो 3 लोगों तक पहुंचना चाहता था। खैर जैसे ही इस स्टोरी को नल्ला शिवम सुनता है वो समझ जाता है कि ये कहानी उस लड़की की है और वो वहां से सेल्वम को कॉल कर कर सब बता देता है और पुलिस को सुबह आऊंगा बोलकर भागने के फिराक में होता है। लेकिन पुलिस अपने पास रोक लेती है क्योंकि नकली डस्टबिन महाराजा के हवाले करके पैसे लेने थे। और फिर पुलिस महाराजा के घर जाती है। वहां नल्ला शिवम महाराजा के सामने बोलता है डस्टबिन उसी ने चोरी की थी और जैसे जैसे वो वारदात को दोहराता है वैसे ये पता चल जाता है कि वो अपने ही क्राइम की स्टोरी सुना रहा है। फिर महाराजा को भी शक होता है और वो नल्ला शिवम को गले से लगाता है और जैसे ही गले से लगाता है वो उसके पीठ पर वो उस मस्से को महसूस करता है। फिर पुलिस महाराजा से बोलती है बोलो इसके साथ क्या करना चाहिए, लेकिन महाराजा पुलिस को बोलता है इसे माफ कर दो और जाने दो। महाराजा ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि महाराजा उसे मारना चाहता था और अगर नल्ला शिवम जेल चला जाता तो लंबे समय तक महाराजा को वेट करना पड़ता। दोस्तों यहाँ से मूवी में एक ट्विस्ट आती है जब इंस्पेक्टर वरदराजन बोलते हैं अगर तुम्हारी बेटी के साथ गलत भी किया होगा तो क्या तुम इसे माफ कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाता है कि नल्ला शिवम ने ही महाराजा की बेटी के साथ गलत किया है। वहीं इंस्पेक्टर नल्ला शिवम को महाराजा के हवाले सौंप देते हैं और बोलते हैं जो करना है करो, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। और महाराजा नल्ला शिवम को बुरी तरह से मार मार कर उसे मौत के घाट उतार देता है। अब लास्ट में बच जाता है सेल्वम जो कि जेल से छूटने के बाद वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। वहाँ महाराजा जाता है और वहाँ उसके आदमियों को मारने लगता है। फिर वहाँ सेल्वम आता है। महाराजा उसे दूर से देखकर चौंक जाता है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ सेल्वम महाराजा को बुरी तरह से मारता है। फिर लास्ट में महाराजा सेल्वम को मारने लगता है और उसका पाँव तोड़ देता है। इतने में हंसते हुए सेल्वम बोलता है कि ये दर्द तो कुछ भी नहीं है जो तुमने मुझे दिया है, लेकिन जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है वो कभी नहीं भरेगा। यहाँ सेल्वम उसी दर्द का बात कर रहा है जो उसके दोस्तों ने ज्योति के साथ गलत किया है। तभी वहाँ आसिफा ज्योति को लेकर आती हैं और ज्योति सेल्वम को बोलती है तुम जैसे दरिंदे को देखने आई हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे घर में भी बेटी होगी। ज्योति को लगता है वो लोग उसके घर चोरी करने आए थे, लेकिन सेल्वम तो महाराजा से बदला लेने आया था। खैर ज्योति अपने सारे ज्वेलरी को उसके सामने फेंक देती है और सेल्वम देखता है उसमें वही रेड डायमंड वाला लॉकेट। और यहाँ से मूवी का एक बहुत ही बड़ा वाला ट्विस्ट आता है। असल में दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में जिस घर में महाराजा की वाइफ को दिखाया गया था वो असल में सेल्वम का घर था और वहाँ महाराजा और उसकी वाइफ उस लॉकेट को वापस करने गए थे। इसे सेल्वम महाराजा के शॉप पर छोड़ाया था। दुर्भाग्य से उसी वक्त ट्रक उस घर में घुस जाती है। इसमें महाराजा की वाइफ और उसकी बेटी मर जाती है। सेल्वम की वाइफ भी मर जाती है, लेकिन यहाँ सेल्वम की बेटी के ऊपर वो डस्टबिन कवर हो जाता है जिससे वो बच जाती है और महाराजा उसे वहां से ले जाता है और उसका नाम ज्योति रख देता है और ठीक उसे अपने बेटी के जैसे ही पालने लगता है। इसलिए तो महाराजा सेल्वम को दूर से देखकर ही चौंक जाता है और यहाँ सेल्वम भी ज्योति के पीठ पर वो निशान देखकर समझ जाता है कि वो अम्मू है। अब ये देखकर सेल्वम चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन महाराजा यहाँ बोलता है कि अब वो मेरी बेटी है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों यहाँ सेल्वम ऐसे पश्चाताप में पड़ जाता है, खुद अपनी ही बेटी के साथ अपने दोस्तों से गलत करवा देता है और अपने हाथों से अपनी बेटी का पाँव भी तोड़ देता है। यह सब सेल्वम बर्दाश्त नहीं कर पाता है और छत से कूदकर जान दे देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी को देखने के बाद बस एक मीनिंग सामने आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों मूवी के एंड में हम लोगों ने देखा है सेल्वम के खून से ज्योति के पाँव वाले निशान ब्लड से भरने लगते हैं। मैंने नोटिस किया है ऐसा वो इसलिए होता है क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था सेल्वम अपनी बेटी अम्मू से बहुत प्यार करता है और उसके पाँव को चूमता भी है, यानी सारी दुनिया की खुशी अपनी बेटी के कदमों में लाकर रखना चाहता है।
लेकिन उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खुद की बेटी के साथ अपने ही दोस्तों से गलत करवाया। और तो और वो जिस पाँव को चूमता हुआ दिखाया गया वो उसी पाँव को मार मार कर तोड़ दिया। और सेकंड पॉइंट दोस्तों मैंने नोटिस किया है, असल में ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट मुझे ऐसा नोटिस हुआ तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। महाराजा चले थे हेल्प करने, मतलब महाराजा सेल्वम के घर जाते हैं उस लॉकेट को वापस करने। लेकिन होता क्या है, बेवजह का एक दुश्मन बना लेते हैं जिससे उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। ना लॉकेट देने जाते और ना उनकी फैमिली के साथ ये एक्सीडेंट होता। दोस्तों इस मूवी को देखने के बाद आपने क्या नोटिस किया है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।